Hello students of Sacred Heart School and welcomes to the YouTube channel of Sacred Heart School। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट सिविक्स। आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, अप्रॉक्सीमेटली सभी ने एक एक चैप्टर इन चारों सब्जेक्ट्स का पढ़ लिया है। फिर भी हम आपको इसे रिवाइज कराने जा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल के या सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। तो आप जब इस पावर शेयरिंग चैप्टर को ओपन करते हैं तो इस पावर शेयरिंग चैप्टर को ओपन करने से पहले आपको रिमाइंड करना है क्लास 9th के कुछ पॉइंट्स को, क्योंकि क्लास 9th के बेस पर ही आपका ये क्लास 10th का कंप्लीट सिविक्स का चैप्टर है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में वाई डू वी नीड ऑफ ए पार्लियामेंट, for example legislature, executive and judiciary. These are the three organs of government and these are the horizontal distribution of government। यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है कि अगर एक कंट्री के अंदर कोई भी गवर्नमेंट होती है और अगर उसमें पावर्स शेयर नहीं होते हैं या वो गवर्नमेंट अपने पावर्स को शेयर नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें करती हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे हम 2 या 3 कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर 2-3 कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं या फिर सऊदीया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो चाइना या सऊदी अरबिया अगर इन दोनों कंट्रीज़ का हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ में एक में देखो आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और दूसरे में देखो आप किंगशिप है। तो एक में क्या है सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स कि दूसरी कोई गवर्नमेंट नहीं है और वही गवर्नमेंट सब कुछ है। एक में क्या है, किंग ने जो कह दिया वही रूल्स और लॉज हैं। तो इसका मतलब है कि चाइना और सऊदी अरबिया में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिंगल या इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं, किसी एक पर्सन या इंडिविजुअल के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। वो डिसीजंस कलेक्टिव डिसीजंस नहीं होते या उसमें डिफरेंट पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट मे बी बेटर एज कंपेयर टू द डेमोक्रेसी? नो, एनी ऑफ द गवर्नमेंट, एनी ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी बेस्ट। ओनली बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू इट्स अल्टरनेटिव्स। तो जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म है, जितने भी गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं या जिन जिन भी कंट्रीज में जिस भी टाइप की गवर्नमेंट है उन सब में सबसे बेटर क्या है, डेमोक्रेसी है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसमें एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट कौन सी है, डेमोक्रेसी है। ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि आप कंपेयर कर लेना एक बार और देखना। Only because of this reason, democracy is expanding all over the world with a very high speed, with 2 speed। क्यों? पूरे वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली धीरे धीरे डेमोक्रेसी इंक्रीज हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि हर एक कंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहती है। रीज़न क्या है कि वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के 2 पॉइंट्स हैं। जिस डेमोक्रेसी जिन भी जगहों पे होती है, अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं है, पावर शेयर नहीं है, गवर्नमेंट को कोई एक पर्सन एक्सरसाइज करता है, गवर्नमेंट को कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी चलाती है या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल चलाता है, तो वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट ही नहीं हो सकती। It means power sharing is most important feature of democracy। और इसमें हम बात करेंगे कि पावर शेयर्स कैसे होते हैं, पावर शेयर होने के बेनिफिट्स क्या हैं और बेनिफिट्स होने के बाद कितने टाइप की पावर शेयरिंग हो सकती है। तो एक पावर शेयरिंग में जब पावर्स, गवर्नमेंट के पावर्स डिफरेंट पीपल्स में शेयर होते हैं, डिफरेंट लोगों में शेयर होते हैं, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जिनमें पावर शेयर होते हैं और उसके बाद इस पावर शेयरिंग का बेनिफिट क्या है। और जो कंट्रीज अपने ही कंट्री के अंदर किसी दूसरे ग्रुप या दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के लोगों में पावर शेयर नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर
करेंगे। क्लियर? इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस पावर शेयरिंग से के बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर हम पावर शेयर्स नहीं करते हैं तो ना करने के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, ये दोनों हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। पहली कंट्री आपकी है बेल्जियम, एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। अगर बेल्जियम के हिसाब से देखोगे आप, तो बेल्जियम क्या है कि स्मॉल कंट्री है यूरोप की। यूरोप का जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यूरोप देखोगे तो बेल्जियम, फ्रांस से इटली, जर्मनी, ये सारी आसपास की कंट्रीज हैं। तो आपको बेल्जियम इजीली मिल जाएगा। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स इसकी कैपिटल है। और याद रखना आप, यही जो आपका ब्रसेल्स है, ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे। तो ये तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बताते रहा हूँ, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए तो आप लिख लेना। तो इसका ब्रसेल्स क्या है? यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अब दोनों कंट्रीज में, एक तो बेल्जियम हो गई, दूसरी श्रीलंका। श्रीलंका आपकी नेबरिंग कंट्री में। जब आप इंडियन ओशन में, आप इंडिया के सदर्न पार्ट में देखते हो तो आपका सदर्न नेबरिंग कंट्री कौन सी हो जाती है? श्रीलंका हो जाती है। तो ये सबको पता है, जिसकी कैपिटल कोलंबो है। तो इन दोनों कंट्रीज में हम क्या डिवाइड कर रहे हैं? पॉपुलेशन को देख रहे हैं। तो पॉपुलेशन को जैसे हम क्या करते हैं कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को हम रिलीजन के बेस पे डिवाइड करते हैं कि कौन से रिलीजन के लोग कितने ज़्यादा हैं। इन दोनों कंट्रीज में हम क्या डिवीज़न कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज के बोलने वाले कितने हैं। तो उसी को ही हम किसी भी लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पे, किसी भी लैंग्वेज, रिलीजन या कम्युनिटी या रेस के बेस पे अगर हम किसी ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं, किसी कंट्री को कैटेगराइज करते हैं, तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं? एथनिक कंपोजिशन। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बेल्जियम की अगर आप बात करते हो तो बेल्जियम का जो बॉर्डर है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके बाद ये आप इसकी जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और इसकी 1 करोड़ पॉपुलेशन आपके हरियाणा के पॉपुलेशन से कम है। याद रखना आप, आपके हरियाणा के पॉपुलेशन से इसकी पॉपुलेशन कम है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं हम बेल्जियम की। तो बेल्जियम में ना डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट स्पीकर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग हैं। तो इन लैंग्वेजेस के बेस पे कैसे क्लैशेस होते हैं और इसको रिजॉल्व ये कैसे करते हैं, हमें वो देखना है। तो अब ये देखना कि रीजन कौन सा है? बेल्जियम। डच लैंग्वेज के स्पीकर्स कितने हैं? 59%। इसी में एथनिक कंपोजिशन इसका हम देख रहे हैं। तो इसी बेल्जियम के अंदर, पूरे बेल्जियम में आप देखना, आपके ये जो पूरा बेल्जियम है, अगर पूरे बेल्जियम का अगर आप कंपैरिजन करो तो 59% कौन है? डच स्पीकर्स हैं। 59% डच स्पीकर्स हैं, जो अप्रोक्सीमेटली जो उसका का ईस्टर्न पार्ट है, फ्लेमिश रीजन है, उसमें रहते हैं, ज़्यादातर उसमें रहते हैं। लेकिन पूरे बेल्जियम में कितना? 59% है। उसी में ही 40% कौन है? फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ये तो डच हो गए, और ये 40% क्या हो गए? फ्रेंच हो गए। 40% क्या हो गए? फ्रेंच स्पीकर्स हो गए। तो 59% डच, 40% कौन से? फ्रेंच स्पीकर्स, जो अप्रोक्सीमेटली मेजॉरिटी बुलोनिया रीजन में रहते हैं। और 1% स्पीकर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट ग्रुप से हैं, और उन डिफरेंट ग्रुप से होने के बाद भी ये क्या बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि इस पूरे बेल्जियम में 3 लैंग्वेज के स्पीकर्स आपको मिले। कौन कौन से? डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स एंड जर्मन स्पीकर्स। ये 3 लैंग्वेज बोलने वाले आपको मिले, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। अब इसमें मेजॉरिटी किसकी है? डच स्पीकर्स की। यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी है। पूरी कंट्री को, अगर पूरी कंट्री को मिला दिया जाए तो, जैसे पूरे इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन है। तो हमने यहाँ रिलीजन बता दिया, हम वहाँ पे लैंग्वेज बता रहे हैं। पूरे बेल्जियम में कौन है सबसे ज्यादा? 59%।
फ्रेंच स्पीकर्स कितने हैं, उससे कम है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रसेल्स है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, दिस इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रसेल्स कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। यहां पे जो डच स्पीकर्स हैं वो कितने हैं, ओनली 20%, और फ्रेंच स्पीकर्स कितने हैं, 80%। यानी कि अगर हम पूरे बेल्जियम का मिला दें तो पूरे बेल्जियम में टोटल फ्रेंच स्पीकर्स कितने हैं, 40%। यहां पे क्या है, माइनॉरिटी में, इनकी पॉपुलेशन कम है, और पूरे बेल्जियम में डच स्पीकर्स क्या है, मेजॉरिटी में, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीकर्स कौन है, डच स्पीकर्स है। और वहीं पे अगर आप ब्रसेल्स देखोगे तो ब्रसेल्स में डच स्पीकर्स कितने हैं, ओनली 20%, 80% क्या है, क्या फ्रेंच स्पीकर्स। तो ये तो कैपिटल सिटी की बात होगी, एकदम अलग हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना कि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, इसको ध्यान देना आप, ये जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं ये माइनॉरिटी में है, बट दीज फ्रेंच स्पीकर्स रिलेटिवली पावरफुल एंड रिच। ये फ्रेंच स्पीकर्स पावरफुल हैं और इनसे रिच हैं। हालांकि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मेजॉरिटी में होता वही पावरफुल भी होता, और जो मेजॉरिटी में वही पावरफुल भी होता, उसी के पास सारी पावर्स होती और वही डोमिनेट करता और वही रूल करता। तो अगर आप देखा जाए तो इस हिसाब से जो डच स्पीकर्स हैं वो पावर में भी होते हैं। ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या कर सकती थी, बेनिफिट भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेनिफिट भी ले सकती थी, एजुकेशन भी इनको मिल सकती थी, ये सारी चीजें डच स्पीकर्स ले सकते थे। और ऐसा होता भी था, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, तो होता था ऐसा। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या होता था, क्यों होता था और कैसे होता था। फिर हम आएंगे, अब आते हैं श्रीलंका के, उसकी बस एथनिक कंपोजिशन समझ लेते हैं। फिर दोनों रीजन्स में इन स्पीकर्स के बीच में क्लैशेस क्यों इमर्ज होते हैं, कैसे क्लैशेस इमर्ज होते हैं, उन क्लैशेस के इमर्ज होने का रीजन क्या होता है, और दोनों कंट्रीज कैसे डील करती हैं, और दोनों कंट्रीज के डील करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों कंट्रीज प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती हैं और किसे क्या बेनिफिट मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका की पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। तो जब 2 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है तो आपको होता है, ठीक, आपका जो इतना हरियाणा है, हरियाणा की इतनी पॉपुलेशन है। श्रीलंका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो स्पीकर, जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्पीकर है वहाँ पे सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, सिंहला लैंग्वेज। और ये जो सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इनमें मेजॉरिटी किसकी है, किसको मानने वाले हैं, बुद्धा को मानने वाले हैं। याद रखना आप, ये पॉइंट याद रखना। इनमें जो सिंहला लैंग्वेज है, मेजॉरिटी किसकी है, बुद्धा को मानने वाले हैं, यानी कि बुद्धिस्ट हैं। और उसके बाद दूसरे लैंग्वेज स्पीकर्स कौन है, तमिल स्पीकर्स हैं। बाकी 74% सिंहला है, बाकी जो 26% बचते हैं कौन से, तमिल स्पीकर्स हैं। अब इन तमिल स्पीकर्स में भी जो 26% टोटल पॉपुलेशन है तमिल्स की, तो जो 26% तमिल्स की टोटल पॉपुलेशन है, इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। जो वहाँ के लोकल तमिल्स हैं, उस टोटल पॉपुलेशन का 26% में जितना है, तो उस टोटल पॉपुलेशन का ओनली 13% क्या है, वहाँ के जो श्रीलंका के अपने नेटिव्स हैं। और बाकी जो बचते हैं 87% वहाँ के तमिल स्पीकर्स, वो कॉलोनियल पीरियड में या आफ्टर कॉलोनियल पीरियड या और बिफोर कॉलोनियल पीरियड वो किसी तरह से माइग्रेट करके इंडिया से तमिलनाडु में, इंडिया के तमिल एरिया से या साउथ इंडिया से वो श्रीलंका में गए हुए हैं। ये इनका अपना एक स्ट्रक्चर है जो तमिल स्पीकर्स हैं उनका। अब हम इन दोनों के क्लैशेस कैसे हुए उस पर हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। कट कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे बेल्जियम और श्रीलंका की। तो बेल्जियम और श्रीलंका पे में दोनों में पावर शेयर्स कैसे हुए, दोनों की एथनिक कंपोजिशंस जिस तरह की हैं, उस एथनिक कंपोजिशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि दोनों में क्लैशेस की पॉसिबिलिटी रही होगी और दोनों में क्लैशेस हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
जैसे श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में आज भी वो क्लैशेस एथनिसिटी के बेस पे जो है वो मौजूद है। और वहीं पे जो बेल्जियम है, बेल्जियम में ऐसा कोई भी क्लैश नहीं है। हालांकि उस बेल्जियम में हुआ क्या है, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, ये जो डच पीपल्स थे, अगर ये डच पीपल्स चाहते तो अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो कोशिश करते कि क्योंकि वो मेजॉरिटी में ज़्यादा थे तो वो अपने आप को सुपीरियर रखते। और वहीं पे फ्रेंच पीपल्स क्या थे, पॉपुलेशन में कम थे, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन में कम है तो उनका उतना ज़्यादा पावर नहीं होता, या उनके ऊपर उतना ज़्यादा श्रीलंका बेल्जियम के ऊपर उनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना कि डच का होता। तो ये क्लैशेस इनमें इंक्रीज हुए, और क्लैशेस इंक्रीज होने के बाद दोनों साइड्स ने, डच स्पीकर्स ने भी और फ्रेंच स्पीकर्स ने भी सेम प्लेटफॉर्म पर आके ये यूनाइट होके इन्होंने क्या किया, अपने बेल्जियम को कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया। तो श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में आज भी क्लैशेस हैं और बेल्जियम एकदम शांत है। तो दोनों में कुछ रीजंस हैं, वो जो पावर शेयरिंग है उससे ही हम रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे श्रीलंका में किन्होंने क्या किया, आपने पढ़ा होगा, श्रीलंका में कौन था, सिंहलीज थे। कौन था, सिंहलीज, यानी कि जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं वो सिंहली स्पीकर्स थे, सिंहलाज जिनको बोलते हैं, स्पीकर्स ऑफ सिंहली लैंग्वेज। तो सिंहलीज की पॉपुलेशन ज्यादा थी, कितनी थी, 74% थी। बाकी जितने बच रहे थे 26% वो तमिल्स थे, उनमें भी फिर वहाँ के नेटिव्स थे, प्लस वहाँ के नेटिव्स के साथ और कौन थे जो इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ पर गए थे, ये दोनों लोग। और उन तमिल्स में भी कुछ लोग हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, और उन्हीं तमिल्स में कुछ लोग क्या थे, क्रिश्चियन थे। ये पूरी का पूरा एक ग्रुप, आपको एथनिक ग्रुप मिलता है। तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सिंहलीज की। अब इन सिंहलीज ने क्या किया कि अपने आप को सुपीरियर मेंटेन किया, अपनी सुपीरियरिटी मेंटेन की और अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए हर एक कोशिश की जो एक कंट्री के अंदर कोई एक कम्युनिटी करती है। तो ऑब्वियसली जब एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियस है कि वो दूसरी किसी कम्युनिटी का क्या करेगी, दूसरी किसी कम्युनिटी को ऑप्रेस करेगी। ऑप्रेस करने का मतलब उसे दबाने की कोशिश करेगी, उसके साथ जुल्म करेगी, या उसे पीछे रखने की कोशिश करेगी, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। और यही होता रहा है। तो सिंहलीज ने भी क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, अपनी मेजॉरिटी रखने के लिए अपने आप, अपना इन्फ्लुएंस, अपना डोमिनेंस श्रीलंका पर रखने के लिए बहुत सारे मेजर्स किए, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका हमने क्या रखा, मेजॉरिटिज्म। यानी जहाँ पे सब कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो जाए, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसका हो जाए। तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में। ध्यान देना, माइंड करना आप, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब होता है, 1948 में। तो जब श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट होने के बाद श्रीलंका में इलेक्शन होते हैं। तो जब श्रीलंका में इलेक्शन होता है तो आफ्टर द श्रीलंकन इलेक्शन इन 1948 द श्रीलंकन पीपल्स चूज द मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अब सिंहलीज ज्यादा है, कम्युनिटी के बेस पे क्लैश है, लैंग्वेज स्पीकर्स के बेस पे क्लैश है। तो ये सिंहलीज इलेक्ट किसे करेंगे, इनका रूलर कौन होगा, वो भी तो सिंहलीज ही होंगे। तो यही हुआ, उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाई। और जब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद डिफरेंट चीजें ऐसे की गई जिससे कि सिंहलीज की मेजॉरिटी या सिंहलीज का श्रीलंका के ऊपर डोमिनेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और कोई दूसरी कम्युनिटी उनके कंपैरिजन में या उनके बराबर में कंपटीशन में ना आए। तो हमेशा श्रीलंका में सिंहलीज को सुपीरियर बनाया था। तो उसके लिए क्या किया गया कि सिंहला गवर्नमेंट बनी, जो गवर्नमेंट बनी वो सिंहलीज की रही। उसके बाद सिंहली लैंग्वेज को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1956 में क्या किया गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तब अब इस बात का ध्यान देना कि जब सिंहलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जब सिंहला लैंग्वेज ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो जो तमिल स्पीकर्स हैं उनका क्या होगा, वो तमिल स्पीकर्स के बीच में क्लैश होने की पॉसिबिलिटी थी।
और तमिल स्पीकर्स क्या हुए, इसकी वजह से जितने भी तमिल स्पीकर्स थे उन तमिल स्पीकर्स के साथ क्या हुआ, वो सारे के सारे अपोज करने लगे, क्योंकि तमिल स्पीकर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। वहां पे किसे बना लिया गया, सिंहलाज को सिंहली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया। अब क्या हुआ, ये तो 1956 में हो गया। उसके बाद सिंहली लोगों को क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने एक प्रिफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट की। प्रिफरेंशियल पॉलिसी का मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि इनडायरेक्टली, जिसमें क्या किया जाता है, जो सिंहली स्पीकर्स होते उन सिंहली स्पीकर्स को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में प्रेफरेंस देकर उन्हें एडमिशन दिया जाता है। यानी कि जो पहले उनको चूज किया जाता, फिर बाद में किसी और को। वहीं पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती, गवर्नमेंट जॉब्स में वही कंडीशन थी कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज में सिंहलाज को ही आगे किया जाता, सिंहलाज को ही चूज किया जाता, एडमिशन सिंहलाज को ही किया जाता, हायर एजुकेशन में सिंहलाज को ही सिक्योर किया जाता। तो अब देखना तो हर जगह सिंहलाज है, यहाँ पे सिंहली लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया है। सिंहलाज ने अपनी ही गवर्नमेंट एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बना ली है। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है, तमिल ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ये तमिल्स को ऐसा लग रहा है कि हमारा ऑपरेशन किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। उसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम कि जो सिंहला लैंग्वेज के लोग थे, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो भी सिंहला, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी सिंहला, ये सारे के सारे सिंहला। तो उन्होंने क्या किया कि बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट करना चाहा और बुद्धिज्म रिलीजन को सुपीरियर रिलीजन बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पर रिलीजियस क्लैश भी हो गया। तो यहाँ पर सारी चीजों में जो तमिल स्पीकर्स थे वो क्या हुआ, बाइकआउट हो गया, उनको साइड कर दिया गया। तमिल स्पीकर्स कम नहीं है ना, तमिल स्पीकर्स कितने थे, 26% तमिल स्पीकर्स। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो श्रीलंका ने किया, श्रीलंका में जो मेजॉरिटिज्म गवर्नमेंट अडॉप्ट की, उसका रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट के जितने भी मेजर्स थे वो एक के बाद एक आते चले गए, एक के बाद एक आया। फिर 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, फिर में तमिल्स की गवर्नमेंट बनी, फिर मतलब एक के बाद एक सिंहलाज की सुपरमेसी बनाने के लिए सारी चीजें की गई। और जो तमिल्स थे, तमिल्स को अलाइनेशन फील होने लगा और इस तरह से पूरे के पूरे श्रीलंका में एक मेजॉरिटिज्म इंक्रीज बन गया। ये मेजॉरिटिज्म तो बन गया। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल पीपल्स थे, अलाइनेशन फीलिंग इंक्रीज्ड इन श्रीलंकन पीपल्स, यानी कि जो श्रीलंका के पीपल्स थे उनके अंदर अलगाववाद पैदा होने लगा। उन्होंने कहा कि सिंहलीज के साथ, अब उनके मन में क्या आने लगा कि सिंहलीज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एंड वी कांट लाइव विद तमिल्स, वी कांट लाइव विद सिंहलाज, सॉरी तमिल्स बोल दिया, वी कांट लाइव विद सिंहलाज। अब इसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, कोई भी अब और इन्हें क्या फील हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि तमिल पीपल्स, तमिल स्पीकर feels that major political parties, all the major political parties are led by the बुद्धिस्ट, यानी कि जितने भी बुद्धिस्ट और सिंहला लीडर्स। तो उसके बाद इन्हें क्या समझ आया, इन्हें फील हुआ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारे के सारे सिंहला स्पीकर से या तो चला रहे हैं, या तो फिर कौन बुद्धिज्म के लोग या बुद्धिस्ट चला रहे हैं, या बुद्धिस्ट को मानने वाले चला रहे हैं। उसके बाद जो तमिल स्पीकर्स थे उन्हें और क्या फील हुआ, तमिल स्पीकर्स फील दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइंग देम फ्रॉम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब मैं तमिल हूँ, मुझे ये फील हो रहा है कि गवर्नमेंट मुझे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है। ऑब्वियस है कि फील होगा जब किसी दूसरे रिलीजन को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, दूसरे लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी, मेरे रिलीजन मेरे लैंग्वेज के रिगार्डिंग गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियस है मुझे तो फील होगा। वैसे ही इन्हें भी फील हुआ। अब इन्हें फील हुआ तो उसके बाद फिर इन्हें ये भी फील हुआ कि गवर्नमेंट इज डिस्क्रिमिनेटिंग इन एनी टाइप ऑफ जॉब्स और एडमिशन और एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरी की वजह से
there were many conflicts between the between the Tamils and Sinhalas. श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? श्रीलंकन तमिल्स have made their own political parties. याद रखना, इन्होंने क्या किया श्रीलंकन तमिल्स ने? अब इसके लिए क्या किया? पहले तो उन्हें क्या क्या चीजें फील हुई उसे आपने देखा। उसके बाद वो फीलिंग क्यों आई, ये भी आपको पता चल गया कि ऐसी फीलिंग उनके बीच में क्यों आई। और जब ऐसी फीलिंग्स उनमें आई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमें ये देखना है। इन्होंने क्या किया? तमिल्स की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ तमिल्स की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी। उसके बाद जो उनकी तमिल लैंग्वेज थी, ऑलरेडी सिंहलास थी, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उनकी दूसरी डिमांड क्या हुई? अब ये डिमांड करने लगे कि तमिल को क्या किया जाए, तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। उसके बाद इनकी तीसरी डिमांड क्या हुई? ऑटोनोमस स्टेट फॉर तमिल्स। थर्ड डिमांड क्या हुई? ऑटोनोमस स्टेट फॉर तमिल्स। क्योंकि श्रीलंका का जो वेस्ट पार्ट था इसमें तमिल ज्यादा थे, इस वजह से इन्होंने ऑटोनोमस स्टेट की डिमांड की। और ऑटोनोमस स्टेट की डिमांड करने के लिए इन्होंने क्या किया? 1980 में क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाए? फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ तमिल ईलम। अब इन्होंने क्या किसके लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई? इंडिपेंडेंट तमिल ईलम के लिए। अब इन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल ईलम के लिए 1980 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ईलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। तमिल लैंग्वेज सियाला लैंग्वेज में ईलम का मतलब स्टेट होता है। अब आपने नाम सुना होगा लिट्टे ग्रुप का, LTTE। ये जो लिट्टे ग्रुप है ये उसी 1980 के और इसी तमिल ईलम की डिमांड पे है, जिसका फुल फॉर्म है क्या? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। यानी कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एक तमिल्स के इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड कर रही है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, या कभी आपने क्लास 9th में हिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं, जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो राजीव गांधी की डेथ होने का सबसे बड़ा रीजन ये लिट्टे ग्रुप ही था। क्योंकि इनमें ज्यादातर आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो नेटिव इंडियंस इन तमिल्स में थे, और इन्हें ये उम्मीद थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ऑब्वियसली कि जो इंडियन तमिल श्रीलंका में रह रहे उनका साथ देगी। लेकिन जब कंडीशंस आई तो उन कंडीशंस में राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी ने किसका साथ दिया? श्रीलंकन गवर्नमेंट का। और इसी वजह से इस लिट्टे ग्रुप के लोग राजीव गांधी से बहुत ज्यादा राजीव गांधी से दुश्मनी हो चुकी थी, और जिसकी वजह से लास्टली राजीव गांधी को मार भी दिया गया, इसी लिट्टे ग्रुप ने मारा। तो ये एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन श्रीलंका में आज भी इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में अब इसकी वजह से वहां के जो सिंहलास थे वो एग्री नहीं थे, और दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हुआ? एक सिविल वॉर क्रिएट हो गया। और ये सिविल वॉर आज भी चल रहा है, आज भी ये खत्म नहीं हुआ है। दोनों कम्युनिटीज के लाखों पीपल्स मारे गए हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हो गई जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है, जिनको फैमिलीज के लोग मार दिए गए हैं। आप इकोनॉमिक के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ोगे, इतना कुछ होने के बाद भी, इतने क्लैशेस होने के बाद भी श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है
वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आज भी बहुत बेटर है। इस बात का ध्यान देना आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका बेटर है, हेल्थ कंडीशन बेटर है, एजुकेशन कंडीशन बेटर है एज कंपेयर टू द अदर एशियन नेशंस। तो इतना सिविल वॉर होने के बाद भी आज भी है। अब देखो हम आते हैं बेल्जियम पे, कि बेल्जियम में भी ऐसे ही एथनिक ग्रुप था, बेल्जियम में भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम 70 से लेकर 93 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अमेंडमेंट किया। अब देखो बेल्जियम में भी वैसे ही क्लैशेस थे। बेल्जियम में भी अगर डच आते 70 से पहले 50 से लेकर 40 से लेकर 60 के बीच में, तो डच पीपुल्स अपने आप को क्या सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। फिर ये सारे लोग मिले, सारे लोगों ने कहा कि ये सारे लोगों की अपनी आपसी मीटिंग हुई डिफरेंट कम्युनिटीज की, और उनको लगा कि नहीं ऐसे क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो क्या हुआ कि 1970 से लेकर इन्होंने क्या किया 93 तक, 93 के बीच में इन्होंने क्या किया 4 टाइम्स अमेंडमेंट 4 टाइम्स अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 बार इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अमेंडमेंट किया। ये अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि जो कम्युनिटी के बेस पे, जो लैंग्वेज स्पीकिंग के बेस पे जो क्लैशेस थे, वो ये क्लैशेस नहीं चाहते थे कि ऐसे क्लैशेस हों। अब इसकी वजह से by these constitutional amendment, by these constitutional changes, the government of Belgium, the peoples of Belgium were able to make the Belgium for all the peoples who were from different languages। अब देखो, अब इसी को ही पूरे के पूरे को हम क्या कहते हैं, बेल्जियम मॉडल कहते हैं। अब इस बेल्जियम मॉडल में यहाँ कम इतनी ज़्यादा इतनी कंपोजिशन होने के बाद भी इस बेल्जियम मॉडल का एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में क्यों दिया जाता है, उसकी कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि आपकी क्या क्या चीज़ें, अब क्या क्या बेल्जियम ने किया। एक तरफ तो आपने श्रीलंका में देखा, फर्स्ट पॉइंट हम माइंड करते हैं कि डच और फ्रेंच स्पीकर्स, डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स जब गवर्नमेंट बनी, डच और फ्रेंच स्पीकर्स जब गवर्नमेंट बनी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, डच और गवर्नमेंट स्पीकर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, अब याद करना कि पूरी कंट्री में जो डच थे वो मेजॉरिटी में थे, वो 59% था, फ्रेंच पीपल्स कितने थे, 40% थे ओनली। फिर भी इन्होंने क्या किया कि जो पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट बना रहे थे, उस गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऑल द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर थे सारे इक्वल हुए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्पेशल लॉज बनाए गए, जिन लॉज के बेस पे हम ये कह सकते थे कि उन लॉज के बेस पे हम ये कह सकते थे कि जो मेजॉरिटी मेंबर्स या फिर माइनॉरिटी मेंबर्स, हर एक के लिए वो बराबर हो और हर एक के लिए बराबर इफेक्ट हो, किसी का कम या ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ना हो। और एक ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए कि जिसमें कोई एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन ना ले सके, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो डच हो। जब भी डिसीजन होगा दोनों ही मिलाकर लेंगे, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है। तो इट मीन्स इज देयर एनी डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय यूनिलैटरली का मतलब ये है कि किसी एक ग्रुप या किसी एक कम्युनिटी के थ्रू कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। उसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया गया। और स्टेट गवर्नमेंट को देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस स्टेट गवर्नमेंट से क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। हो गया, स्टेट गवर्नमेंट से खत्म कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का।
यानी कि पावर्स ऑफ सेंटर गिवन टू द स्टेट, पावर्स ऑफ सेंटर गिवन टू द स्टेट्स, सारे पावर नहीं दिए गए, मैनी पावर्स ऑफ द सेंटर्स गिवन टू द स्टेट। अब इसके बाद क्या हुआ, इट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है बहुत सारी चीजों में, रेवेन्यू में ही डिपेंड है, टैक्सेस में डिपेंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देगी तभी स्टेट को मिलेगा, वैसा वहां पे नहीं था। तीसरा मेजर इन्होंने क्या किया कि आपको याद होगा ब्रसेल्स, ब्रसेल्स याद है या नहीं, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ब्रसेल्स में आपको याद होगा 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 20% क्या थे, डच थे। यहां पे इसकी कैपिटल में थोड़ा सा कंपोजिशन अलग था पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, जब पूरी कंट्री में ये डच 59% थे और फ्रेंच 40% थे, तो दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। तो वैसे ही ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और सेपरेट गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या हुआ, फ्रेंच एंड डच स्पीकर बोथ वेयर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बोथ वेयर गिवन इक्वल राइट्स, बोथ वेयर गॉट इक्वल राइट्स, यानी कि सभी को इक्वल राइट्स मिला। और जब इक्वल राइट्स मिला तो ये एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म वहां पर आपके सामने आया। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी, इस पूरी सिस्टम को द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स, पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, this is called as the, only because of this is called as the third type of government, namely community government। और इसी गवर्नमेंट को क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखना आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल आ जाता है, पूछ दिया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड एज community government, and this community government elected by the people belonging to the peoples of many languages, one languages, for example Dutch, French, etc। अब इसका ये सारे लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस को लोगों ने मिलाकर ये किया। तो ये आप देखोगे कि ये जो बेल्जियम का मॉडल है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ की कंडीशन श्रीलंका से भी वर्स्ट थी। तो श्रीलंका से कंडीशन वर्स्ट होने के बाद भी ये क्या हुआ, श्रीलंका से ज़्यादा एजुकेशनली, कल्चरली लैंग्वेजेस के इश्यूज, हर चीज़ पे श्रीलंका से ज़्यादा डेवलप हुआ। यहाँ पर क्लैशेस भी नहीं हुआ, यहाँ पे किसी को अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ा, और गवर्नमेंट के पास पावर्स थे कि क्या क्या चीज़ के पावर्स थे, कल्चर, एजुकेशन, सारी चीज़ों के पावर्स भी रहे। अब ये जो पूरा बेल्जियम का मॉडल है, अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, द पीपल्स ऑफ बेल्जियम अवॉइडेड द स्टेरिफिक कंडीशन, अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्टरी कंडीशंस बिटवीन टू कम्युनिटीज, बिटवीन टू लैंग्वेज स्पीकर्स लाइक डच एंड फ्रेंच, इन्होंने अवॉइड किया। उसके बाद इफ वो अवॉइड नहीं करते तो क्या होता, द कंट्री में गॉट डिवाइडेड into two religious communities, two language based communities। अगर ऐसा नहीं होता तो लैंग्वेज के बेस पे ये पूरी कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। अब इसी के वजह से only because of the many of the European countries taken the Belgium as a model for unity, model for together, and Belgium have been chosen for the headquarter of यूरोपियन यूनियन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हम इन दोनों स्टोरीज से, बेल्जियम और श्रीलंका से हमें देखने को क्या मिलता है, दोनों में डेमोक्रेसी थी, बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी थी, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी। तो जब दोनों में डेमोक्रेसी थी तो दोनों के रिलीजन्स, दोनों कंट्रीज में, अगर दोनों कंट्रीज में से दोनों ने लोगों की अपनी फीलिंग्स को, दोनों की रेस्पेक्ट किया होता, दोनों के कम्युनिटी, दोनों कंट्रीज में जिन जिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो इंटरेस्ट थे,
जिन रीजन्स के जो इंटरेस्ट थे या एक्सपेक्टेशन थी उसे समझा होता तो दोनों की कंडीशन डिफरेंट नहीं होती, लेकिन एक ने समझा, एक ने लोगों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दी, एक ने लोगों के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दी और दूसरे ने नहीं दिया। ये आपका एक पॉइंट है। तो रिजल्ट क्या हुआ? इज देयर Sinhalas were not ready to accept the sharing of power ready for the power sharing to the Tamils. But is there in Belgium all the communities, all the language speakers were agree to share their powers into different communities, into the Germans, into the French, into the Dutch. तो यहाँ के लोग पावर शेयर करने को तैयार थे, यहाँ के जो सिंहलास थे वो पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑन दिस बेसिस वी कैन अंडरमाइन, ऑन दिस बेसिस वी कैन जस्टिफाई, ऑन दिस बेसिस वी कैन से दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, दिस टाइप ऑफ डिवीजन, on this basis we can say this type of power sharing is too complicated, is too necessary and very better for the peoples. इस समय क्लियर हो गया कि जहाँ पर भी जिन भी डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग होती है वो पावर शेयरिंग क्या होती है, बहुत बेस्ट होती है और सबके लिए अच्छी होती है। तो अभी हम इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग की ज़रूरत सचमुच में होती क्यों है। तो इसके दो रीजंस होते हैं, एक तो होता है कौन सा, प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा होता है मोरल रीजन। मोरल का मतलब कि आप मोरली क्या सोचते हो और प्रूडेंशियल का मतलब आप कि अपने दिमाग से कितना सोचते हो। दो रीजंस होते हैं इसके। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।